हैं बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश का सनसनीखेज वीडियो वायरल। दिन दहाड़े हिंदू लड़की का अपहरण किया गया। हिंदू लड़की का अपहरण कर मुस्लिम लड़के ले गए। ये तस्वीरें हैं। लड़की के हाथ पैर बांधकर लड़के ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की सेना ने लड़की को छुड़ाया। बांग्लादेश के नुआखाली की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आप देखिए दिन दहाड़े किस तरह से एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के नुआखाली की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि जानकारी जो मिल रही है कि सेना ने लड़की को छुड़ा लिया है। और ये वाकई वीडियो डराने वाला है। जिस तरह से वहां पर अराजकता का माहौल बना हुआ है, ये तमाम चीजें तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू लड़की का अपहरण किया गया और देखिए किस तरह से मुस्लिम लड़के जो है वो हिंदू लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे ले जाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू लड़की का अपहरण का ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर अराजकता का माहौल है। बड़ा अपडेट है बांग्लादेश से, जहां पर सड़कों पर हिंदुओं का रोष साफ तौर पर देखने को मिला है। सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन, बड़ी संख्या में हिंदू हैं जो कि प्रदर्शन अब कर रहे हैं और इनके जरिए जयकारे लगाए जा रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए अपने धर्म को बचाने की भी लड़ाई है, खुद को बचाने की भी लड़ाई है। और इससे पहले जैसे रैनिक ने कहा कि वहां जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, वो अपनी शर्तों पर अब मनमानी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। अंतरिम सरकार का गठन जरूर हो गया है, लेकिन वहां अपने इशारों पर नचाने की तैयारी प्रदर्शनकारियों ने भी सरकार को कर ली है। इससे पहले संजीव जी, खबरें ये सामने आ रही थी कि अगर चीन समर्थित सरकार बनती है तो ये भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा, या फिर कठपुतली सरकार रहेगी, अपनी उंगलियों पर नचाने का काम चीन कर सकता है या सेना के जरिए ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है। यहाँ तो प्रदर्शनकारी अपनी शर्तें मनवाने में लगे हुए हैं अंतरिम सरकार से, और यहाँ जो हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार हैं उसके खिलाफ हिंदू आ गए हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर। हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारों की गूंज वहां सुनाई दे रही है सड़कों पर, बिना इस फिक्र के कि ऐसा करने के बाद हो सकता है हमले और बढ़ जाएं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान समय में ये जो इंतरिम सरकार बनी है और जो उसके पीछे वहाँ के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे दंगाइयों पर क्रैक डाउन करें। क्योंकि ये अगर इस तरीके के जो अराजक, उपद्रवी, हिंसक जो एलिमेंट्स हैं, जो आतंकी एलिमेंट्स हैं, ये अगर अपने उत्पाद को ऐसे ही करते रहे तो बांग्लादेश भी उसी तरीके के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा, जैसा कि आज पाकिस्तान का भविष्य देख रहे हैं। ये बांग्लादेश के हुक्मरानों की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तत्वों को रोकें। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, उसको ऐसे तत्वों के ऊपर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बांग्लादेश के अपने भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज है, उसके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत को ये स्वीकार नहीं होंगे। और भारत लगातार बांग्लादेश की अथॉरिटीज के साथ संपर्क में है, और जैसा कि आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने अपने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें कई बार इस बात को दोहराया कि बांग्लादेश के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तत्वों पर क्रैक डाउन करें। हिंदू कम्युनिटी पर विशेष रूप से जो हमले हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवारजनों को टारगेट किया जा रहा है, उसको तुरंत रोकें। क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बांग्लादेश में और अधिक अस्थिरता पैदा करेंगी, और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी भारत के लिए अनेक तरीके की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा करेंगी, शरणार्थी संकट पैदा करेंगी।
तो ये भारत की सरकार लगातार बांग्लादेश की जो वर्तमान में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे भी और उसके पीछे जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे भी ये लगातार ये आग्रह कर रही है कि ऐसे तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करें। संजीव जी, लेकिन एक खबर और तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, टिप्पणी हो रही है, वो ये हो रही है मोहम्मद यूनुस को लेकर कि मोहम्मद यूनुस का आने का मतलब ये नहीं है कि हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, वो तो अल्पसंख्यकों के लिए और खतरा पैदा करने वाली बात है। क्या ऐसा है? जी, अभी ये देखना होगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट कितनी प्रभावी है और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि यदि ये इंटरिम गवर्नमेंट अपने दायित्वों को, जो कि सबसे बड़ा उनका दायित्व वर्तमान समय का ये है कि वो कानून और व्यवस्था वहाँ स्थापित हो, ये जो उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये इस तरीके की हिंसा, उत्पात, अराजकता न फैलाने पाए। यदि ये सरकार ऐसा करने में सफल होती है तो आगे कुछ अच्छा रास्ता निकल सकता है। लेकिन यदि ये इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर ऐसी रोक लगाने में, कानून व्यवस्था को स्थापित करने में अगर विफल साबित होती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ पर एक मिलिट्री रूल भी हो सकता है, वहाँ की सेना टेक ओवर कर सकती है और ये जाहिर है कि वहाँ के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। बांग्लादेश यद्यपि के पहले भी सैनिक शासन में रहा है, जनरल इरशाद के सैनिक शासन में लंबे समय तक रहा, लेकिन वर्तमान समय में बांग्लादेश लगातार जो है प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश का जो आर्थिक विकास हो रहा था, खासकर वहाँ पे जो टेक्सटाइल का, रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है, उसने तो अपनी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित कर ली थी। बांग्लादेश का जो आर्थिक विकास बहुत ऊंचे स्तर का था। इन सारी जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लग जाएगी, बांग्लादेश का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि ये बांग्लादेश के वर्तमान में जो इंटरिम गवर्नमेंट है और वहाँ पे जो सैनिक शासक है उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोकतंत्र को बचाएं और अपने देश के अंदर कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऐसे उपद्रवियों, प्रदर्शनकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। माइनॉरिटीज पर किए जा रहे, हिंदू कम्युनिटीज पर किए जा रहे हमले को रोकें और यदि वो ऐसा करने में विफल होते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, मैं फिर से एक बार कहूंगा, ये बांग्लादेश का होगा। भारत तो इससे प्रभावित होगा ही, लेकिन पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित होगा, पूरा साउथ एशिया रीजन, और विश्व में भी इसके बहुत ही गलत मैसेज जाएंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसकी जो कैजुअलिटीज हैं, जो सबसे ज्यादा इसके जो दुष्परिणाम हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बांग्लादेश को स्वयं उठाने पड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इतने लोग वहां पर ऑलरेडी वहां पर मारे गए हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, मैं भारत के अंदर के ऐसे उन सभी लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कि ऑल आइज ऑन राफा की बात करते थे, जो गाजा में हो रहे हर तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की बात करते थे, कहाँ गए वो लोग? और क्यों नहीं वो अपनी ट्विटर पे और अपने फेसबुक पे इस तरीके के मैसेज को लिख रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां पर मानवाधिकार उल्लंघन की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर वो चुप क्यों है? ये सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो कि लगातार गाजा और राफा की बातें करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर सवाल हो तो समानता वाली जो घटनाएं होती हैं वो अलग अलग जगह से जो सामने आती हैं, तो हर तरह की घटनाओं पर सवाल होने चाहिए। ये नहीं पिक एंड चूज के हाँ राफा को लेकर बात कर ली तो बांग्लादेश को लेकर बात नहीं करेंगे। रैनिक मेरे साथ में। रैनिक, चूंकि अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और माना यह जा रहा था कि शायद हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में हालात सामान्य हो जाएं, यहाँ होते हुए तो सामान्य नहीं दिख रहे हैं। 560 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। वो क्या ऐसे रीजन है जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की अभी अंतरिम सरकार इन प्रदर्शनों को, इस हिंसा को रोक नहीं पा रहे? रैनिक तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी, आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें, वो कौन से ऐसे रीजन आपको समझ में आते हैं जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो फेल होती हुई दिख रही है इन घटनाओं पर रोकथाम को लेकर? देखिए, जो बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम सामने आया है वो बहुत ही गहरी साजिश का परिणाम है और इस साजिश में जो बांग्लादेश के जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, संगठन है, जमात इस्लामी बांग्लादेश जैसी जो पार्टी है, जमातुल मुजाहिदीन और इसी तरीके के अन्य जो अतिवादी संगठन है, उन्होंने एक लंबे समय से गहरी साजिश रची। इसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ है, स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे वो हमारे पड़ोस का जो मुल्क है पाकिस्तान की एजेंसीज का भी इसमें हाथ दिखाई देता है। जैसे कि रिपोर्ट सामने आई है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो कई नेता ISI के संपर्क में थे और इस तरीके की जो लगातार रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं, चाइना की भी इसमें भूमिका हो सकती है। ये जो पूरी
जो साजिश है वो बड़े गहरे स्तर पर रची गई और शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने की, उनको गिराने की जो साजिश है वो लंबे समय से रची जा रही थी। और इन साजिशकर्ताओं को जो छात्र आंदोलन जो कि आरक्षण और कोटा सिस्टम के विरोध में शुरू हुआ, उसके माध्यम से एक मौका मिल गया। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। छात्रों की मांग से कहीं ज्यादा बढ़ते हुए 93% तक सीटें जो हैं वो मेरिट बेस्ड कर दी। उसके बाद तो ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था यदि ये छात्र आंदोलन था।